नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जी, फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहले ना पिछले चैप्टर का कुछ पोर्शन रहता था, उसको देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हम देख रहे थे भी सरकार ने कौन कौन से कानून लाकर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट कर दिए थे। 9 पढ़ लिए थे, आगे देखते हैं जी। जो विलेज लेवल पर गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए, विलेज पंचायत को प्रमोट करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो विलेज पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया, संवैधानिक रूप से जरूरी कर दिया। प्रोविजंस वर मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर किसके लिए, एससी और एसटी के लिए और अदर वीकर सेक्शन के लिए। ठीक, किसमें, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो जहां इलेक्शन होते हैं उनकी सीट भी रिजर्व होती हैं, एमपी एमएलए इन सब की। तो रिजर्वेशन जनरली 3 प्रकार का है, सरकारी नौकरियों में, अपनी एजुकेशन एडमिशन में और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए बंदे हैं, उनमें भी क्या है, सीट रिजर्व होती है। आप देखना एमपी एमएलए की सीट रिजर्व होती है, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज की भी सीटें रिजर्व होती हैं। इसके अलावा फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज, एससीज और एसटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल लेवल पर एक कमीशन बनाया गया, जिसे कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कब, 1990 में। ठीक है जी। एक संवैधानिक अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, कौन सी अमेंडमेंट थी, 65th अमेंडमेंट के द्वारा एक कमीशन बना, किसके लिए, एससी और एसटी के लिए। पहले ये एक कंबाइंड कमीशन था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बना। फिर बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है ये, द अबव कमीशन वाज बाइफरकेटेड। तो पहले कंबाइंड कमीशन था, अब उसको अलग अलग कर दिया, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग। तो क्वेश्चन आ जाता है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है। आगे है जी, द जुडिशरी वाज सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। हमने बात कही थी ना, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया थ्रू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के द्वारा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग हो गई। पहले क्या होता था, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी थी ना, चाहे कलेक्टर की बात हो, सब डिविजनल ऑफिसर की बात हो, तहसीलदार की बात हो, ये अपनी एग्जीक्यूटिव पावर भी थी इनके हाथ में और जुडिशरी पावर भी थी। अब क्या है, जुडिशियल ऑफिसर अलग हो गए हैं, वो जुडिशियल ऑफिसर अलग होते हैं, अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग होते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इनके लिए क्या किया, ये वाला एक्ट आया, कौन सा, द एशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951, ताकि जो हमारी इंपॉर्टेंट जगह है, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, उनकी प्रोटेक्शन हो सके। इसी प्रकार पब्लिक हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई, उनमें फैसिलिटीज बढ़ाई गई, है ना, उनके मैन पावर रिक्रूटमेंट बढ़ाई गई, तो अच्छे ढंग से सारे काम किए गए और गांव लेवल पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बना दिए गए। इसके अलावा काफी प्रोग्राम्स जो डिफरेंट बीमारियों की एरेडिकेशन के ऊपर फोकस थे वो लाए गए, जैसे मलेरिया एरेडिकेशन के लिए प्रोग्राम आया स्पेशल, टीबी के लिए, लेप्रोसी के लिए, एड्स के लिए, ठीक है जी, लेप्रोसी, अंदरंग वगैरह, काला आजर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, तो कैंसर, इन सब के लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किए गए। तो कुछ कुछ स्टेटों में क्या हुआ, लॉज आर एनेक्टेड टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ मिल्च एंड ड्रॉट एनिमल्स। तो मिल्च एंड ड्रॉट एनिमल्स की स्लॉटर को, उनको मारने को, है ना, प्रोहिबिट करने के लिए कानून बनाए गए हैं किसी किसी स्टेट में। ठीक है जी, और भी कानून है ना, जो क्रुएल्टी टू एनिमल्स ऐसे करके एक्ट है, रूल्स हैं। इसके अलावा जो बूढ़े बंदे हैं उनको पेंशन देने के लिए ओल्ड एज पेंशन की स्कीमें हैं, सोशल सिक्योरिटी मिल गई। इसी प्रकार इंटरनेशनल पीस के लिए क्या है, हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की,
पंचशील की पॉलिसी अडॉप्ट की ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे। पर हमने चाहे काफ़ी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट कर लिए, पर फिर भी हम क्या है, लैगिंग फार बिहाइंड इन इम्प्लीमेंटिंग। बहुत से हमने प्रिंसिपल अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। तो क्या रीज़न है? मेन कारण है हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल। सामाजिक और आर्थिक हमने बात कर ली। सामाजिक है कि समाज में अभी कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पा रहा। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पॉपुलेशन बहुत अधिक है, डाइवर्स है, तो उनको मनाना, तो उनके लिए डिफरेंट प्रोविजंस लेकर आना इतना आसान नहीं है। सेंटर स्टेट रिलेशंस भी कंड्यूसिव नहीं है। अगर खास तौर पर अगर सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो अगर सेंटर ने कुछ डायरेक्शन दी स्टेट को कि ये वाली डायरेक्टिव इम्प्लीमेंट करो, स्टेट ने नहीं की करी इम्प्लीमेंट, तो पंगे होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों का बहाना लेकर सेंटर स्टेट में क्या करें, प्रेसिडेंट रूल लगा दे। तो ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो बिल पावर की भी कमी है सरकारों में, ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं जी। कुछ हमारे डायरेक्टिव्स हैं जो कि पार्ट 4 में नहीं है, और साइड पार्ट 4 है। मीन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसकी लिस्ट में हमारे कुछ प्रिंसिपल नहीं है, अलग से मेंशन किए गए हैं। पहला है जी आर्टिकल 335 इन पार्ट 16। ये क्या कहता है? इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू पब्लिक जॉब्स। ये देखो, इस बार परी में क्वेश्चन आया है आर्टिकल 335 इन पार्ट 16। तो ये SC/ST के कंसर्न से संबंधित है। क्या कहता है जी? इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू पब्लिक जॉब, सरकारी नौकरियों में जब नियुक्ति होगी तब क्या होगा? द क्लेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ SCs एंड STs शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। SC/ST मेंबर के जो क्लेम है उनको जरूर ध्यान में लाना है। तो ये भी SC/ST की वेलफेयर के लिए आर्टिकल है। जब सरकारी नौकरियों में अपॉइंटमेंट की जानी है तो SC/ST के क्लेम को कंसिडरेशन में जरूर लाना है, बट विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कर देना कि एफिशिएंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है जी। आगे है जी आर्टिकल 350A इन पार्ट 17। ये क्या कहता है? स्टेट शुड एंडेवर टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटीज। स्टेट ने कोशिश करनी है कि एडुकेट फैसिलिटी दी जाए। किसके लिए? फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी ग्रुप्स। तो जो भाषा के आधार पर मिनॉरिटी है ना, हमारे भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है, उनके बच्चों को, है ना, प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन है वो किस में देनी है? उनकी मदर टंग में, उनकी मातृभाषा में देनी है। ऐसा स्टेट ने पूरी की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है जी। आर्टिकल 351 इन पार्ट 17 क्या कहता है? टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज की प्रमोशन करनी है सरकारों ने। एंड टू डेवलप हिंदी एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जिसमें हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उस हिसाब से हिंदी की प्रमोशन करनी है, उसको डेवलप करना है, ताकि पूरे देश में क्या है, एकता सी बनी रहे। आपने इतना याद रखना है, क्या करना है? ये देखो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 के बाहर है, 335 वाला, 350A एंड 351 वाला, तो इसमें क्या है? पहले वाले में SC/ST के ऊपर है, दूसरा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के ऊपर है, उनके बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन वो मदर टंग में दी जाए, और तीसरा है हिंदी लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, आपने ये याद रखने हैं। इनमें से क्वेश्चन फंस जाते हैं प्री में, क्योंकि ये थोड़ा अलग से हैं। अच्छा जी, तो ये भी है कि ये वाले डायरेक्टिव भी क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। पार्ट 4 वाले भी नॉन जस्टिसेबल है, इसके अलावा जो अलग से मेंशन किए गए हैं वो भी नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है जी। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है जी। हम अपने मेन चैप्टर पर आते हैं। हमारा मेन चैप्टर आज का है जी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे नागरिकों की ड्यूटीज। ये याद रखना है कि ये जो है ड्यूटीज सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। किन के लिए है? सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर के लिए नहीं है, एलियंस के लिए नहीं है। तो हुआ क्या था ना कि ओरिजिनली हमारे संविधान में ये वाली ड्यूटी मेंशन नहीं थी।
तो जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी, तो सरकार ने कमेटी बनाई, कमीशन बनाया, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई भी हाँ भी आप फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दो। तब सरकार की ये मंशा थी कि देखो जी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे संविधान में होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं की ये भूल है और उस भूल को हम सही करेंगे। फिर उन्होंने, कमेटी ने रिकमेंडेशन भी दे दी और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी की लिस्ट ऐड कर ली गई हमारे संविधान में। पर आपने एक बात याद रखनी है, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज तो इंग्लैंड में भी नहीं है और मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। होता क्या है ना कि अगर एक बंदे के फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको ढंग से लागू कर दिए तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली वो दूसरे की फंडामेंटल ड्यूटी भी बन जाएगी। अगर मेरे कुछ राइट है कि हाँ भी कोई मुझे है ना धर्म के आधार पर मुझे फोर्सिबल मुझे कन्वर्ट ना करें, तो इट मीन्स ये दूसरे की ड्यूटी भी है कि आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार अगर रूल ऑफ लॉ होगा, आप देखो ना ब्रिटेन में तो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, पर वहां पर तो बड़ा अच्छा है ना ताना बाना है, सिस्टम बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां कानून है, किसी ने गलती की नहीं उनको प्रॉपर सजा मिलेगी। और हमारे भी फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो एक के राइट्स दूसरे की ऑटोमेटिकली ड्यूटी बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान निर्माता ने बहुत अधिक गलती कर दी थी, पर हाँ होता क्या है ना, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब सत्ता में आते हो आप, आपके पास पावर आती है, तो आप कहते हो कि मैंने ना बस जनता को सबक सिखाना है, जनता को टाइट करना है, ऐसे ऐसे फीलिंग होती है, तो कहते हैं लाओ जी लाओ। तो कभी कभी क्या होता है कि पावर आपको करप्ट करती है, तो जो पावर के हेड में बैठे हुए हुक्मरान होते हैं वो इस हिसाब से सोचते हैं कि जनता की भी ड्यूटी होनी चाहिए, है ना, शिकंजा कसना है। तो ये बातें कब की हो रही हैं? एमरजेंसी की बातें हो रही हैं। एमरजेंसी में तो वैसे ही जनता के राइट्स बहुत कम हो जाते हैं, उनकी एनफोर्समेंट का बहुत कम हो जाती है फंडामेंटल राइट्स की। तो वो बातें हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एमरजेंसी के दौरान ऐसे ड्यूटीज लेकर आई थी। तो ये कब ऐड हुई? 1976। कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और बाद में इन 2002 वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड, वो हमने पढ़ा जब राइट टू एजुकेशन आया, तो हर पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि अपने बच्चे को शिक्षित करे। ठीक है जी। तो हमने किस संविधान से ये इंस्पायरेशन लेते हुए फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की? ये है जी अर्सवाइल यूएसएसआर, पहले का जो यूनाइटेड सोवियत है ना, यूनियन था ना जो रशिया, कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेते हुए अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। याद रखना कि दुनिया के ज़्यादातर जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, उनके संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान इज द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के संविधान की बात करें, तो वो शायद जापान ही है, एक ऐसा है जो डेमोक्रेटिक भी है और जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन की गई, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट है। दैट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ड्यूटीज फॉर सिटीजन्स। ठीक है ना। तो बाकी जो मोस्टली हमारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन नहीं की गई। और क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस इज टू बी गिवन टू फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज बाय द सोशलिस्ट कंट्रीज। सोशलिस्ट कंट्रीज ये कहते हैं कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी है ना, जो हमारे सोशलिस्ट कंट्री हैं, उनकी ये धारणा होती है कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो अगर आपको आ गया क्वेश्चन कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की इंस्पायरेशन किससे ली है, तो आपने याद रखना सोशलिस्ट कंट्री है वो। तो सोशलिस्ट कंट्री मेन कौन है? यूएसएसआर। ऐसे याद करने का तरीका है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं क्या हुआ क्या था। कुछ मैं बता चुका हूँ, आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी 1975 से 1977 तक जब इंटरनल इमरजेंसी थी, तब 1976 में क्या हुआ? द कांग्रेस पार्टी सेट अप द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उसने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई। किसके लिए?
टू मेक रिकमेंडेशंस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर रिकमेंडेशंस दो हमको। तो उसने कमेटी ने क्या किया, रिकमेंड किया, हाँ भी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इनकी रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, सरकार ने रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर ली। और एक न्यू पार्ट, कौन सा पार्ट, 4A was added to the constitution by the 42nd constitutional amendment act in 1976। देखो पार्ट थर्ड में क्या था, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट फोर्थ में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और पार्ट 4A में क्या है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। ठीक है जी। कौन से एक्ट के द्वारा, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 के द्वारा। और इसमें क्या है, सिर्फ एक आर्टिकल है, इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल 51A, एंड प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उस समय हमको कितनी ड्यूटीज थी, 10, और बाद में राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत एक और जुड़ गई, और अब हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11। अच्छा जी। Although the Swarn Singh Committee had suggested the incorporation of 8 fundamental duties in the Constitution, ये भी बात है, कमेटी ने कितनी रिकमेंड की थी, 8, पर सरकार ने कितनी बना दी, टोटल 10। अच्छा जी। आगे है जी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट कई बार एग्जाम में सीधी सीधी पूछी भी गई है। तो क्या है जी, पढ़ लेते हैं एक एक बार, एक एक लाइन। पहला है जी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अपने संविधान को मानना, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो वो उसके जो आइडियल्स है, उसके इंस्टीट्यूशंस है, दो जो चीजें संविधान ने दी हैं उसको रिस्पेक्ट देनी, जिस जिस आइडियल्स के ऊपर वो बना है उसको रिस्पेक्ट देनी, और रिस्पेक्ट करनी है अपने नेशनल फ्लैग की एंड नेशनल एंथम की। ठीक है जी। सिंपल बात करो, संविधान की, फ्लैग की और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देनी है, सिंपल भाषा में ऐसे याद कर लो। ठीक है जी। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उन विचारों को हमने और आगे प्रफुल्लित करना है जिनके बेस पर हमारा नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हुआ था, हमने अपना आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। देखो जी, नोबल आइडियल्स अपने आप में कई हैं, पर जैसे अब अगर भगत सिंह एंड उनके साथियों का देखें तो कुछ और निकलते हैं, कांग्रेस के देखें तो कुछ और निकलते हैं, पर फिर भी जो नोबल आइडियल्स हैं जिनके बेस पर हमने अपना स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा था, उसको भी चेरिश करना, रिस्पेक्ट करनी और उसको और बढ़ावा देना, नोबल आइडियल्स। ठीक है जी। सोचो जरा क्या हो सकते हैं। जैसे हमने आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये कहा कि हमने कॉलोनियलिज्म का विरोध किया, हमने रंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया, हमने लोकल रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा प्रमोट किया, तो हमने लोकल भाषाओं को ज़्यादा प्रमोट करना चाहा। तो वही चीज़ों को बाद में भी हमारी सिटीजन्स की भी ड्यूटी है कि आपने भी ऐसे प्रमोट करना है। ठीक है जी। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सोवरेंटी होता है कि हम अपने जो डिसीजन है खुद ले सकते हैं, किसी और ताकत की हमारे ऊपर जोर नहीं है, हम किसी के अंतर्गत नहीं है। यूनिटी, एकता और अखंडता। इंटीग्रिटी, हम एक इंटेग्रल होल हैं, ठीक, और किसी एरिया को काट कर अलग नहीं किया जा सकता। तो इस सब को क्या है, नागरिकों का भी फर्ज है कि इस सब को बरकरार रखना। आगे है जी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, अपने देश की रक्षा करनी, सुरक्षा करनी, और जब जरूरत पड़े तो इसके लिए सेवा देने के लिए भी तैयार रहना, ये बात होगी। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, आपस में क्या है, हार्मोनी, समन्वय बनाए रखना, प्रेम प्यार बनाए रखना और भाईचारा बनाए रखना। ठीक। ट्रांससेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। ठीक। जो हमारे धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और कुछ सेक्शन के आधार पर भी विभिन्नताएं हैं,
उसको नज़रअंदाज करते हुए उसको हावी नहीं होने देना है इन डिविजन्स को, और अपनी हार्मोनी और ब्रदरहुड बनाए रखना। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ जाती हैं उनको क्या करना है, रिनाउंस करना है, उनको छोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी ऐसे, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और पूछा जाएगा कि ये क्या फंडामेंटल ड्यूटी में है, क्या फंडामेंटल राइट में है, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, या प्रीएम्बल में है। तो आपने वर्डिंग से ही समझने की कोशिश करनी है। टू रिनाउंस भी ये आपको कहा जा रहा है, जो हमको कहा जा रहा है वो क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। तो ऐसे आपने कैच करने की कोशिश करनी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर, तो जो हमारा सबका साझा कल्चर है ना, सबका एक अपना कल्चर है, कॉम्पोजिट, सबसे डिफरेंट कल्चर से मिलकर हमारा जो कल्चर बना है और जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इन सब की तरजीह देनी, वैल्यू देनी, इनको इंपॉर्टेंस देनी और इनको प्रिजर्व भी करना। ठीक है जी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, है ना, इन सबको क्या है आपने प्रोटेक्ट भी करना है और इनकी इम्प्रूवमेंट भी करनी है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो इनको इम्प्रूव भी करना है, हटाना भी है, इनको प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, हालात में सुधार करने हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के। और इन सब के लिए क्या करना है, टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, तो जो जितने जीव जंतु हैं उनके लिए क्या है, करुणा की भावना पैदा करनी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है, क्या है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, अंधविश्वासों से दूर, हर चीज़ों को किसी फैक्ट के आधार पर, तर्क के आधार पर देखना, ह्यूमैनिज्म मानवता की भावना पैदा करनी, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी की भावना, हाँ भाई ऐसा क्यों है, और रिफॉर्म, तो ऐसी चीज़ें भी हमने डेवलप करनी है। ठीक, ह्यूमैनिज्म होता है, ये थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है कि जैसे हमने जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो मीन्स नहीं हो सकते किसी एंड के लिए, वो किसी एंड के लिए मीन्स नहीं हो सकते। मानवता की भावना को डेवलप करना है, मानवता के प्रति प्रेम डेवलप करना है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस, सरकारी प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करनी और वायलेंस, हिंसा से परहेज करना। अच्छा जी। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, एक्सीलेंस की तरफ जाना। ठीक, अपने आप में चाहे इंडिविजुअल लेवल पर चाहे कलेक्टिवली हमने क्या करना है, एक्सीलेंस की तरफ जाना है, इंप्रूवमेंट करनी है, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली अराइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, ताकि हमारा देश भी उन्नति करेगा। ठीक है जी। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, ये देखो ये बाद में ऐड हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, कि अपने चिल्ड्रन को, बच्चे को, जहाँ ऐसा बच्चा जिसकी देख रेख निगरानी करना आपके हाथ में है, उसको प्रॉपर एजुकेशन देनी, उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटियाँ प्रोवाइड करनी, कब तक की, 6 से लेकर 14 साल के बच्चे तक की। ये वाली ड्यूटी कैसे ऐड हुई, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, कब, 2002 में। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं जी, शुक्रिया जी, नमस्कार।